कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंतर्गत में जो फर्स्ट रूल है वही है जो एक नॉर्मल कंपाउंड का होता है, नॉर्मल आयनिक कंपाउंड का होता है। जैसे आप सभी स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का नाम जब बोल रहे हैं तो Na का नाम पहले बोल रहे हैं और Cl का नाम बाद में। तो यहाँ पर इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के क्रम में कुछ रूल्स का हम लोग फॉलो करेंगे, जिसके अंतर्गत टोटल 11 रूल का स्टडी करेंगे। पहला रूल कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कैटायंस एंड देन राइट द नेम ऑफ एनायन, यानी पहले कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है, तब नेगेटिव पार्ट का, पहले कैटायन का तब एनायन का। आपको जो भी कंपाउंड का नाम याद है, जो भी कंपाउंड का फार्मूला याद है, उस पर आप देख लीजिए। एक छोटे से कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग का यही रूल है कि पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखा जाता है तब एनायनिक का, पहले पॉजिटिव पार्ट का तब नेगेटिव पार्ट का। ये बात अलग है कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स स्फीयर का दो पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर का दो पार्ट होता है, एक होता है IS और एक होता है CS। तो ये IS में है और ये CS में। जो पहले पार्ट आता है वही पॉजिटिव होता है, वही कैटायनिक पार्ट होता है। तो आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे और FeCl वाले पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नाम बाद में लिखेंगे। लेकिन इस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स स्फीयर का यानी कि ये जो CS है इसका नाम पहले लिखाएगा और Cl3 का नाम बाद में। यानी जो पॉजिटिव पार्ट होता है कंपाउंड का उसी का नेमिंग पहले किया जाता है और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसका नाम बाद में। बस इतना ही हम समझाने का प्रयास किए हैं रूल नंबर 1 के माध्यम से कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ कैटायंस देन राइट द नेम ऑफ एनायंस, या फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कैटायनिक पार्ट ऑफ द कंपाउंड देन आफ्टर राइट द नेम ऑफ एनायनिक पार्ट ऑफ द कंपाउंड। अब जब आप नाम लिखने चले किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो ऐसा रहेगा K4, तो आप तो तुरंत लिख देंगे पोटेशियम। लेकिन ऐसा रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, यानी कि अब आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो ही केमिकल स्पेसिस होता है, एक होता है सेंट्रल मेटालिक एटम, एक होता है लिगेंड। तो अब इसके लिए हम रूल नंबर 2 में हेडिंग दिलवाया है, हेडिंग के रूप में आप लिखे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब करने चलेंगे तो इसमें दो ही केमिकल स्पेसिस होता है, एक सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड। तो इसमें भी लिगेंड का नेम पहले, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ लिगेंड देन आफ्टर राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटालिक एटम, सॉरी सेंट्रल मेटालिक एटम। तो पहले आप इसमें किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड NH3 का, और तब नाम लिखेंगे CO का। अगर इसमें बात करें किसका नाम लिखेंगे CN का, तब नाम लिखेंगे Fe का। तो ये है किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेमिंग का रूल जो आप सहज ढंग से रख सकते हैं दिमाग में कि दो ही चीज CS में होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक सेंट्रल मेटालिक एटम एक लिगेंड। तो लिगेंड का नाम पहले और सेंट्रल मेटालिक एटम का नाम बाद में। धीरे धीरे हर रूल आपको पूरे कंपाउंड के नेमिंग के लिए रूल देते जाएगा। सभी रूल का यूज करते हुए हम लोग बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे। तो अभी आप रूल नंबर 2 पढ़े तो उसमें आ गया लिगेंड का नेमिंग पहले करते हैं। तो लिगेंड तो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 आ गया तुरंत कि नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स के अंतर्गत रूल नंबर 3 का A नोमेनक्लेचर ऑफ नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड तो ये आपको बता दे ये सारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ये सभी नेगेटिव लिगेंड्स हैं। इसके नाम का थोड़ा सा स्टडी किया जाए, जैसे क्लोरेट लास्ट में AT, ठीक है, पेरोक्साइड लास्ट में IDE, हाइड्राइड लास्ट में ID, ठीक है, नाइट्राइड लास्ट में IT, सल्फेट लास्ट में AT, सल्फाइड लास्ट में ID। तो जिस लिगेंड के नाम के अंत में IDE, ITE, AT रहेगा तो E को हटाकर O जोड़ेंगे तो ID बदलकर IDO, ID बदलकर ITO, AT बदलकर ATO।
तो ये सब का यूज जैसे ही हम करेंगे, ये सब जैसे हाइलाइट आयन, तो जैसे हाइलाइट आयन X माइनस यानी X किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक रहेगा तो फ्लोरिडो, फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन बदल कर क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो, क्लोराइड आयन, क्लोरिडो, ब्रोमाइड आयन। ऐसे आप सभी स्टूडेंट ऑर्गेनिक भी पढ़ कर आए हैं, तो आप अधिक प्रचलित आप यूज करते हैं, कहीं भी आ जाता है कार्बन के चेन में Cl, तो आप इसको लिखते हैं क्लोरो, Br ब्रोमो। तो IUPAC का यहाँ भी नॉर्म्स है, रूल है कि आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, एक ये ID हटाकर IDO करने वाला भी चलेगा, और क्लोरो ब्रोमो आयोडो भी लिख सकते हैं इसके संदर्भ में, जो आप पहले से जानते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रीटो भी सही है, नाइट्रो भी सही है। नाइट्रेट, ATE, नाइट्रेटो, नाइट्राइट आयन, तो क्या हो गया ये, नाइट्रीटो। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्स, एमाइड आयन, एमिडो। हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या हो गया, हाइड्रिडो। हायोसाइनेट आयन, हायोसाइनेटो। सल्फेट आयन, सल्फेटो। सल्फाइड आयन, सल्फिडो। एसीटेट आयन, एसीटेटो। तो इस तरह से ये सभी निगेटिव लिगेंड्स हैं, जिसके नाम के अंत में ID, IT, AT रहेगा, तो E को हटाकर O में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा बड़े बड़े लिगेंड के बारे में बात कर ले। ग्लाइसिनेट आयन, तो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, उससे भी बड़ा एक लिगेंड आप लोग पढ़ चुके हैं, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इस एसीटेट का ATE O में बदल जाएगा, नाम बदलकर इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो ये सभी निगेटिव लिगेंड्स के लिए रूल रेगुलेशन था। अब आप समझने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड के लिए एक लाइन में रूल है कि सभी पॉजिटिव लिगेंड के अधिकतर नाम के अंत में IUM, IUM, जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम, NO2+ नाइट्रोनियम, NH2 NH3+ हाइड्रोजीनियम, Cl+ क्लोरोनियम। इस तरह से ये पॉजिटिव लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर का रूल रेगुलेशन है। अब हम न्यूट्रल लिगेंड्स का बात करते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के नेम में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है वैसे ही अधिकतर दिखाया जाता है। एज यूजुअल जैसे है उसका नेम, जैसे PH3 को क्या कहते हैं, फॉस्फेट। CS थायोकार्बोनाइल मिथाइल एमीन, ठीक है, CH3NH2, इसको आप जानते हैं। ये देखिए पायरिडीन। अब यहाँ पर देखिए फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, उसका एक H हटाकर फिनाइल ला दिए। PH3 का एक H हटाकर फिनाइल ला दिए, तो ट्राइफिनाइल, और ये फॉस्फीन से बना है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये आप तो जानते हैं बाइडेंटेट लिगेंड इथिलीन डाइएमीन, और ये थायोयूरिन। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल लिगेंड्स भी हैं, जैसे H2O को आज तक एक्वा कभी नहीं लिखे, भले आप मतलब वाटर प्यूरिफायर में एक्वागार्ड ये सब यूज किए, तो उसी के माध्यम से आप माइंड में सेट कर लीजिए। इस चैप्टर में H2O का नाम क्या हो जाएगा, एक्वा। तो कुछ ऐसे लिगेंड्स है जिसका नाम एक्सेप्शनल है, जैसे H2O के लिए एक्वा, और भी बहुत एक्सेप्शनल लिगेंड्स है, जैसे NH3 को आप क्या बोलते हैं आज तक, अमोनिया। यहाँ पर मतलब बिना कोई नियम कानून के एमीन बोलना है, और उस एमीन में भी डबल एम रहेगा। अमोनिया नहीं बोलना है, NH3 को क्या बोलना है, एमीन, और H2O क्या बोलना है, एक्वा। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शनल लिगेंड्स भी है, जिसके बारे में और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से ध्यान देकर एकदम सही इसको नोट करना है। 3 रूल आपको समझाया गया। 4th रूल आपके सामने आ रहा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में when any complex contain more than one type of ligand, then the naming of ligand in the alphabetical order। मतलब जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी स्टूडेंट, जैसे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरो आ जाता है, नाइट्रो आ जाता है, मिथॉक्सी आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, पहले क्लोरो का C, एमिनो का A, नाइट्रो का N। तो वैसे ही यहाँ भी अगर एक से अधिक प्रकार का लिगेंड आ गया, तो पहले एमिनो का A, क्लोरो का C, नाइट्रो का N, तो कौन पहले आएगा, एमीन। तो एमिनो यानी एमीन पहले लिखाएगा, उसके बाद क्लोरो,
उसके बाद नाइट्रो। तो पहले आप लिगेंड का नाम जो लिखना चाहते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बस यही शॉर्टकट में याद रखेंगे कि एक से अधिक प्रकार का लिगेंड होगा तो उसको उसके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब एबीसीडी जो आप पढ़े उसके अनुसार अरेंज करना है। तो आप इसका नाम लिख पाएंगे। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे एमीन। एमीन में यहाँ पर अमोनिया के लिए डबल एम एमीन, सीएल के लिए क्लोरिडो क्लोरो दोनों सही। और एक चीज ध्यान देंगे, कहीं भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में कहीं भी स्पेस नहीं छूटेगा, पूरा एक वर्ड मीनिंग जैसा दिखाई देगा, एकदम पैक सटा हुआ। अगर कहीं स्पेस छोड़ दिए तो ये ब्रेक कर जाएगा। आयन में मतलब कहा समझा जाएगा कि आयन में ये टूट सकता है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइट्रो, और नाइट्रो लिखने के बाद अंत में यहाँ पर इस सेंट्रल मेटालिक एटम का नेम आता है, और सेंट्रल मेटालिक एटम कौन है कोबाल्ट। और अब जो समझने वाला बात है कि हमेशा रूल नंबर 6 यहाँ 8 बल्कि समझाया है कि सेंट्रल मेटालिक एटम का नेम जब भी कॉम्प्लेक्स का लिखा जाएगा तो उसके जस्ट बगल में स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, आप ऑक्सीडेशन नंबर का नॉलेज अगर रखते हैं, अगर कोई कमी है तो हम आपको बहुत जल्द वीडियो लेक्चर और उसका नोट्स 11th क्लास का प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पूरा डिटेल में समझाते हुए लेके चलेंगे। जैसे हमको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो कोबाल्ट का चाहिए तो जिसका निकालना होता है उसका X माना जाता है। NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं तो 0। Cl का चार्ज नहीं पता है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो Cl का एक कंपाउंड को याद कीजिए HCl, NaCl, उसको तोड़िए Na+Cl-, HCl तोड़िए H+Cl-, कितना चार्ज रिपेयर हो रहा है -1, जितना चार्ज वही ऑक्सीडेशन नंबर। NO2 का कोई कंपाउंड याद कीजिए, NO2 का कोई कंपाउंड HNO2 को तोड़िए H+NO2-। इससे समझ में आ रहा है कि NO2 पर -1 चार्ज रिपेयर होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। पूरा यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो +1, कुछ नहीं लिखा होता तो 0। ठीक है, तो इक्वल के बाद क्या लिखेंगे, ये जजमेंट कहां से होगा, उसके चार्ज से। अगर चार्ज कुछ नहीं तो इक्वल 0, कुछ लिखा है -3 तो इक्वल -3, +1 लिखा है +1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सामने आ जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +1 +2 कितना हो गया +3। तो आप इसको रोमन अंक में इस तरह से लिखेंगे। पूरा नाम आप देख सकते हैं, कंप्लीट नेमिंग हो चुका है, एमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3। ठीक है, और आप अलग से आयन भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 समाप्त होते होते क्या समझा गया कि अगर एक से अधिक टाइप का लिगेंड्स होगा तो उसके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अब आइए रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, जैसे इस कंपाउंड का नेमिंग करना है तो यहाँ पर रूल नंबर 5 सिखा रहा है कि अगर एक ही टाइप का लिगेंड 2 बार आता है तो वही जो आप ऑर्गेनिक में जानते हैं उसके नेम के आगे डाई लगेगा। 3 आएगा 3 बार तो ट्राई, 4 बार आएगा टेट्रा, 5 बार आएगा 6 बार आएगा। तो अगर कोई एक ही टाइप का लिगेंड, कोई पार्टिकुलर लिगेंड, अदर टाइप का नहीं, एक ही टाइप का लिगेंड मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आए तो हम उसकी संख्या को, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ अच्छा एक चीज और, यहाँ पर कोई आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं था, लेकिन यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर में है। तो नेम लिखते समय एक बात ध्यान देंगे कि आयनाइजेशन स्फीयर के स्पेसिस का नाम लिखकर स्पेस छोड़ेंगे, तब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होगा, तो कहीं स्पेस नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक चीज और, आयनाइजेशन स्फीयर में स्पेसिस 2 बार आए 3 बार आए 4 बार आए 10 बार आए, उसके नाम के आगे प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का इस्तेमाल नहीं होगा, सीधे केवल लिखा जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम लिखने के बाद, पोटेशियम लिखने के बाद स्पेस, और स्पेस के बाद अब इसका नेमिंग शुरू होगा जो आप लोग बता सकते हैं। 6 बार आया है हेक्सा साइनो। और यहाँ पर एक जो रूल आने जा रहा है, यहाँ पर देखिए समझाया गया है
रूल नंबर 7 में कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव रहे, रूल आ रहा है आगे, यूज अभी शुरू हो गया। रूल क्या है कि यहाँ पर आयरन, मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो सेंट्रल मेटालिक एटम के नेम के साथ ATE जुड़ जाएगा। मतलब क्या कि अगर आप जान गए कि आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, निगेटिव चार्ज वाला है, तो उसके सेंट्रल मेटालिक एटम के नेम के साथ ATE जुटेगा। मतलब कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट, जिंक नहीं जिंकेट, निकल नहीं निकलेट, सिल्वर नहीं अर्जेंटेट, कॉपर नहीं क्यूपरेट। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ आयरन है तो फेरेट, जिंक नहीं जिंकेट, कॉपर नहीं क्यूपरेट। तो यहाँ पर कब लिखेंगे? जब हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव होगा। कैसे पता चला कि हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव है? बाद में आयनाइजेशन स्पेयर पहले आ गया, तो आयनाइजेशन स्पेयर पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स स्पेयर लिए। अगर ये कुछ नहीं रहे, इस पर माइनस चार्ज रहे, तो भी पता चल जाएगा, ये हट जाएगा पोटेशियम, तो इसमें माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फेरेट। और फेरेट लिखने के बाद समझ रहे हैं आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर अब लिखना पड़ेगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन किया जाए। अल्कली मेटल, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1 होता है। और अब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Cn, कोई भी कंपाउंड है Cn या कोई भी, तो साइनाइड का एसिड या जानते हैं -1 होता है। तो ये -1 into 6 इक्वल क्या लिखा जाएगा? 0। कोई चार्ज है? इस पर चार्ज था तो लिख दिया +1, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो सॉल्व करने पर देख रहे हैं आप क्या रहा है? +2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फेरेट 2। कोई दिक्कत? फिर से देखा जाए, पहले आयनाइजेशन स्पेयर पोटेशियम, फिर उसके बाद हेक्सा साइनो फेरेट। क्यों हुआ फेरेट? क्यों नहीं आयरन लिखाया? क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव है। कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव होता तो आराम से क्या लिखते? आयरन, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोई चेंजिंग नहीं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 समझने से पहले थोड़ा ध्यान दिया जाए। कुछ ऐसे लिगेंड्स, जैसे कि आपसे हम पूछे कि जल्दी से इसका नेम बताइए, क्या नेम बताइएगा? इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन बोलने के क्रम में आप सभी स्टूडेंट उसमें वर्ड, उसमें प्रीफिक्स यूज किए डाई। अब हम बोलेंगे डाई, इसका फुल नेम डाइथिलीन ट्राइएमीन। डाइथिलीन, दो प्रीफिक्स यूज कर लिए, डाई ट्राई। तो वैसा लिगेंड जिसके नेम में ही डाई ट्राई हो, और वैसा लिगेंड 2 बार 3 बार 4 बार आए, तो वहां उसकी संख्या को, उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल प्रीफिक्स का यूज होता है। आप उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई ट्राई नहीं लगा सकते हैं। यहाँ 3 बार है तो आप ट्राई लिख देंगे, इथिलीन डाइएमीन, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग से आपको समझाया जा रहा है, जो हम यूज करके इसका नेमिंग अभी तुरंत करेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 बार आएगा तो बता रहे थे कि 2 बार अगर आएगा तो यहाँ पर इस प्रीफिक्स, इस पूरे लिगेंड्स के नेम के आगे ट्रिस लिखेंगे, मतलब 20 लिखेंगे, और 3 बार आएगा तो ट्रिस लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ प्रीफिक्स का यूज होगा। देखा जाए यहाँ पर कितना बार है? 3 बार। तो 3 बार है तो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रिस। और ट्रिस लिखने के बाद पूरा नेम इसका आएगा जो आता है इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन लिखने के जस्ट बाद अब आप बताइए कि यहाँ पर हम निकेल लिखेंगे कि निकलेट लिखेंगे? निकलेट तब होगा जब हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव होगा। क्या होगा? निकेल। तो निकेल लिख दिए। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि निकेल का यहाँ पर निकालना है। इथिलीन डाइएमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है। 0 into 3 इक्वल +2। +2 क्यों लिखे? अब x का वैल्यू कितना आया? तो यहाँ रोमन अंक में आपको रिप्रेजेंट करना होगा 2। तो इस तरह से ये पूरा नेमिंग हुआ ट्रिस इथाइल, सॉरी इथिलीन
इथिलीन डायमीन निकेल 2। तो ये आपका कंप्लीट नेमिंग हुआ इस कॉम्प्लेक्स का। अब बात करते हैं रूल नंबर 7, जो आपको पहले ही बता दी। क्या रूल नंबर 7 है? इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव देन ATE suffix is used in the name of central metallic atom। name of central metallic atom के नेम के अंत में या इंड में हम ATE यूज करेंगे। यानी आयरन नहीं फेरेट, जिंक नहीं जिंकेट, कॉपर नहीं क्यूप्रेट, ठीक है, सिल्वर नहीं अर्जेंटेट, इस तरह से हम यूज करेंगे। तो बताइए इसका नेम अब आप बताने के लायक हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे सारा रूल आपके माइंड में सेटअप हो रहा है। अब इसका नेम आप लोग बोल सकते हैं, 6 बार फ्लोरीन आया है, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो, एकदम सही, फेरेट, 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 फेरेट के बाद आप क्या लिखेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर सामने निकाला जाए, Fe का X, F का किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 into 6 इक्वल क्या लिखा जाएगा? तो X इक्वल -3 + 6 कितना आया? +3, तो +3 यहां लिखेंगे। तो हेक्सा फ्लोरो फेरेट 3, कोई दिक्कत? अब रूल नंबर 8 क्या समझाना चाह रहा है कि हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स में स्थित सेंट्रल मेटालिक एटम के नेम के जस्ट बगल में स्मॉल ब्रैकेट में रोमन संख्या में आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखा करेंगे, जो पहले ही बता दिया। कब से सब में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ रूल नंबर 8 बन के आया है। तो आप सभी को डायरेक्ट अब इसका नाम लिखवाना है। आपको बता दें ये एक्सेप्शनल लिगेंड है जिसको कार्बोनाइल कहते हैं। कितना बनाया? बोलिए, टेट्रा कार्बोनाइल। अब बताइए निकेल होगा कि निकलेट? निकेल, नो चेंज इन द नेम ऑफ निकेल बिकॉज इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और निगेटिव जब होता है तो नाम चेंज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देख लीजिए, X 0 × 4 0, X इक्वल, ऐसे ही आप लोग इस कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर याद कर चुके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में ही पढ़ाई क्रम, ठीक है। और अब K PTNH3Cl5, अब इसका नेमिंग आपको करना है और अपना कॉन्फिडेंस चेक करना है कि आप कितना अच्छा समझे। कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए, बढ़िया से एकदम देख लीजिए। ये आयनाइजेशन स्फीयर में है, ये पूरा क्वांटिटेशन स्फीयर है, क्वांटिटेशन स्फीयर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ प्लेटिनम नहीं, क्या होगा? स्टार्ट, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम स्पेस एमीन, एमीन, पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरो लैटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया जाए। पोटेशियम का, अल्कली मेटल का कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर +1। पीटी निकालना है, NH3 का, Cl का इनटू इक्वल सॉल्व। कोई दिक्कत? ये आपका रूल नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट, सारा कॉन्सेप्ट बताते हुए रूल नंबर 9, 10, 11 तीनों बड़ा बड़ा है, समझने लायक है और इसका रिलेशन ऑर्गेनिक से है। तो शुरू हो रहा है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बताए थे कि compounds having same molecular formula, same empirical formula, same structural formula but having different arrangement of
atom or group around the doubly bonded carbon atom are called geometrical isomers and the phenomenon is called geometrical isomer. There are two forms of geometrical isomers, cis form and trans form. cis form याद होगा, हम बताए थे कि जब दो सिमिलर एटम डबली बॉन्डेड कार्बन के एक ही साइड आते हैं तो cis और अपोजिट साइड में आते हैं तो ट्रांस। जस्ट लाइक एज्यूम कीजिए कि ये सेंट्रल मेटालिक एटम जब दो सिमिलर लिगेंड को एक साइड वन साइड बोर्ड पर देखा जाए, एक साइड लेकर आएगा 90 डिग्री पर लेकर आएगा, आपके समझने के लिए 90 डिग्री पर लेकर आएगा और एक ही साइड सिमिलर लिगेंड को लेकर आएगा तो वो कंपाउंड का सिस फॉर्म होगा, वो कॉम्प्लेक्स सिस फॉर्म वाला कहलाएगा। और अगर अपोजिट साइड में होगा 180 डिग्री पर होगा तो ट्रांस। तो यहां पर हमने क्या बताया कि फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रीफिक्स सिस एंड ट्रांस आर यूज्ड। अब आप अच्छे से जानते हैं कि when two similar ligands are present on the same side of the central metallic atom, जब दो सिमिलर लिगेंड अगर सेम साइड प्रेजेंट होगा सेंट्रल मेटालिक एटम के, देन प्रीफिक्स सिस इज यूज्ड। तो प्रीफिक्स सिस का यूज करेंगे। when two similar ligands are present on the opposite side of the central metallic atom, then prefix trans is used। तो यहां सिस और ट्रांस का यूज होगा। अब आप यहां पर इसका नोमेनक्लेचर होते हुए देखेंगे। नोमेनक्लेचर इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने से पहले जल्दी से बता दीजिए इसको आप क्या बोलेंगे, एमीन, इसको क्या बोलेंगे क्लोरो, और ये प्लेटिनम। कोई चार्ज है नहीं, प्लेटिनेट नहीं होगा। तो एक बार में अब आप लोग को यहां से नाम बोलते हुए चलना है। दो बार एमीन है और ये सिस फॉर्म में है कि ट्रांस फॉर्म में, सिस फॉर्म में है। तो सिस फॉर्म में है तो यहां पर देखा जाए सिस, सिस डाई एमीन, डाई एमीन, इस एमीन में डबल एम, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और उसके बाद प्लेटिनम। और अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सोचा जाए। ऑक्सीडेशन नंबर एमीन के लिए 0 × 2, प्लेटिनम का निकालना है x, क्लोरीन का जनरली क्या होता है इक्वल 0, सॉल्व करेंगे +2। तो यहाँ प्लेटिनम के बगल में आप क्या लिखेंगे 2। आपको पता होना चाहिए जस्ट लाइक इसका नाम भी वही आएगा लेकिन इसके नेम के आगे ट्रांस। तो क्या लिखेंगे ट्रांस डाई एमीन, डाई एमीन इस दोनों के लिए डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, प्लेटिनम, प्लेटिनम 2। प्लेटिनेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। न्यूट्रल और पॉजिटिव होने पर देयर इज नो चेंजिंग इन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटालिक एटम। बात करते हैं रूल नंबर 10 का, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्टार्ट करने से पहले सारा कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स का याद दिला दें। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बताए थे, एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से गुजारा जाए और वो उस पीपीएल को एक सर्टेन एंगल से मोड़ दे तो कहा जाएगा कि वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने एक्टिविटी दिखा रहा है अपना, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रखने वाला कंपाउंड है। यानी यहां पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कंपाउंड को बताया गया था कि दो फॉर्म होते हैं एक ही कंपाउंड के, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। कब डेक्स्ट्रो कहेंगे, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में मोड़ देगा। डेक्स्ट मतलब कि राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में मोड़ देगा, राइट साइड, तो हम उसको उस कंपाउंड के फॉर्म को डेक्स्ट्रो फॉर्म कहते हैं। और जब लेफ्ट की ओर मोड़ देगा तो उसको लीवो। जैसे सपोज दैट ये कंपाउंड है, इसका सॉल्यूशन आप लिए, जैसे ही इस पर पीपीएल पड़ेगा जो एक प्लेन में आता है और ये लाइट कुछ एंगल से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए तो इसके नेम के आगे डेक्स्ट्रो डी प्रीफिक्स का यूज होगा। अगर ये राइट से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में मोड़ता, इधर की ओर मोड़ देता कुछ एंगल से, तो समझा जाता है ये कंपाउंड का एल फॉर्म है, मतलब लीवो फॉर्म है। तो बताए थे इस तरह से कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग भी समझाए थे। डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
फिर ये समझाए थे व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो व्हेन एनी नॉर्मल लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और वो निकोल प्रिज्म से अगर गुजारते हैं तो कोई भी जो लाइट होता है, क्योंकि वास्तव में जितना भी लाइट होता है वो ऑर्डिनरी लाइट होता है, और जब पीपीएल प्राप्त करना होता है तो किसी नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसी में, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, पीपीएल में। और इस तरह का लाइट जब यूज करते हैं, हम आप लोग को एग्जांपल दिए थे लेजर लाइट का। ये लेजर लाइट जैसे आप यूज करते हैं तो एक प्लेन में चलता है, तो इस तरह के कंपाउंड के सॉल्यूशन पड़ता है। ये कंपाउंड का सॉल्यूशन एक एक्टिविटी दिखाता है, और वो एक्टिविटी ये है कि वो या तो लाइट को, आने वाले लाइट को या तो राइट साइड मोड़ता है या तो लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड मोड़ा तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड का डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रो फॉर्म है, और लेफ्ट की ओर मोड़ता है तो लिवो फॉर्म। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हम लोग कैसे जानेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कि ये लाइट को राइट की ओर मोड़ रहा है कि लेफ्ट की ओर। तो आपको बता दें कि इस फॉर्मूले में ही थोड़ा सा संकेत एक अवेलेबल होगा, और वो अवेलेबल है, देख सकते हैं इसके फॉर्मूले में आगे डी लगा है। और अब आपके पास समझने का क्षमता है कि डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लिवो। तो आप एक चीज और जान लीजिए, वास्तव में ये डी आईएस के लिए नहीं है। आईएस का क्षमता नहीं है, आयनाइजेशन स्फीयर का क्षमता नहीं है कि वो पीपीएल को रोटेट करे। आईएस का क्षमता नहीं है कि वो पीपीएल को रोटेट करे। उसका किसका काम है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, सीएस का। तो इसलिए ये जब नाम आप लिखेंगे तो डेक्स्ट्रो या लिवो वर्ड हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पहले लिखा जाएगा। अब आपको देखना है कि उस फॉर्मूले में डी लिखा है कि एल लिखा है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस जो नॉर्मली आप नाम लिखने का रूल रेगुलेशन जानते हैं कि पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेटलमेंट एलिगेंट का लिखेंगे। जल्दी से पहचानिए ये कौन सा लिगेंड है? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट को यहाँ किस नाम से जानते हैं? ऑक्सलेटो। तो ये ऑक्सलेटो कितना बार है? 3 बार। और ये क्या है? पोटेशियम। एक बार फिर से यहाँ बता दें कि जो भी आयनाइजेशन स्फीयर में केमिकल स्पेसिस होता है वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना भी बार आए, उसके नाम के आगे ड्राई ट्राई का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम। आगे बढ़ने से पहले यहाँ संकेत देना, थोड़ा सा स्पेस देना होगा। स्पेस देने के बाद ये कौन से फॉर्म में है तो लिखना होगा डेक्स्ट्रो, या लिखना होगा डी, या लिखना होगा प्लस, और तब आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेक्स्ट्रो लिखते हैं तो डेक्स्ट्रो लिखेंगे डेक्स्ट्रो, और उसके बाद स्पेस। ये अब क्या रहा है? ये बल्कि हो गया ये पूरा पूरा ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो। क्रोमियम की क्रोमेट। कैसे जाने क्रोमेट होगा? क्योंकि बाद में कॉम्प्लेक्स आया है, और बाद में कॉम्प्लेक्स आने का मतलब निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, और क्रोमेट के बगल में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो चलते हैं, बताइए जल्दी से। पोटेशियम का क्या लिखते हैं? किसी भी अल्कली मेटल का +1 होता है इनटू 3 क्रोमियम X, और C2O4 -2। कैसे जाने? यहाँ ऑक्सलेट आयन देख सकते हैं लिगेंड के फॉर्म में है, जितना चार्ज उतना ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर -2 इनटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा सॉल्व करने पर देखिए कितना रहा है, बच रहा है इधर -3 = 0। तो X इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो इस तरह से पोटेशियम, डेक्स्ट्रो, ट्राई ऑक्सलेटो, क्रोमेट 3 याद रहे। एक बार फिर से बता दें, कॉम्प्लेक्स स्फीयर का नेम लिखने में कहीं भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए। स्पेस छूटने का मतलब ब्रेक कर जाएगा। आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सारे नेमिंग को एक दूसरे से अटैच करके सटा कर लिखना है, कहीं स्पेस नहीं छूटना चाहिए। स्पेस किसके किसके बीच? आईएस और सीएस के बीच। ये आईएस का नाम है और ये सीएस का। रूल नंबर 11 हेडिंग है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोग को अच्छे से समझाने जा रहे हैं व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या है
यहां से इधर जितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आया है सब में ध्यान दे दीजिए, एक ही सेंट्रल मेटालिक एटम है, एक ही सेंट्रल मेटालिक एटम है। इसमें देखिए 2 सेंट्रल मेटालिक एटम आ गया। तो सबसे पहला पहचानने का नियम कि एक से अधिक सेंट्रल मेटालिक एटम होगा। दूसरा पहचानने का नियम कि लिगेंड, इसमें एक विशेष टाइप का लिगेंड आएगा जिसका नेम है ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज लिगेंड। तो ये ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है, एक साथ 2 सेंट्रल मेटालिक एटम को जोड़ता है, ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम ब्रिजिंग लिगेंड पड़ा। अब पूरा डिटेल में, व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स? ए कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन मोर देन 1 सेंट्रल मेटालिक एटम, वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से अधिक सेंट्रल मेटालिक एटम होता है कहलाता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो देखते ही आज के बाद आप समझ जाएंगे। ब्रिजिंग लिगेंड क्या है? द लिगेंड व्हिच अटैच 2 सेंट्रल मेटालिक एटम साइमल्टेनियसली, इसका अर्थ है कि वह लिगेंड जो एक साथ 2 सेंट्रल मेटालिक एटम से जुड़ा होता है आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड बता दिए, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बता दिए। अब आप इसका नेमिंग करने के लिए तैयार हैं। एक लाइन केवल जान लीजिए कि जो भी ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है उसको समझाने के लिए कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, यही जोड़ा है इस मतलब 2 सेंट्रल मेटालिक एटम को, तो उसके नेम के आगे हम म्यू लिखेंगे, म्यू। ये म्यू इशारा है ब्रिजिंग लिगेंड के पहचान का कि ये ब्रिजिंग लिगेंड बनकर आया है इस सेंट्रल मेटालिक एटम, सॉरी इस कॉम्प्लेक्स में। तो नेम हम चाहते हैं कि अगर हम वास्तव में बढ़िया से आप लोग को समझाए तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम आप लोग लिखवा सकते हैं, इतना क्षमता आप लोग में आ गया है। क्योंकि आज से मतलब 3-4 दिन पहले जिस दिन हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, हम आप लोग से बोले थे कि बोर्ड बराबर भी कंपाउंड होगा, बड़ा सा भी कंपाउंड होगा, तो आप लोग के पास नाम लिखने का क्षमता होगा। करना क्या है, इस कंपाउंड को 3 पार्ट में लिखना है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। और आप समझेंगे कि 3 कंपाउंड का नेमिंग कर रहे हैं, अच्छे से एकदम सिस्टम में चलेंगे और लिख लेंगे निश्चित। तो आप लोग सबको पहले पहचान लीजिए। उससे भी पहले ऑक्सीडेशन नंबर में हम थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाई, ऑक्सीडेशन नंबर NH3 N2 कोबाल्ट निकालना है X, NH2 माइनस होता है -1, NO2 माइनस होता है -1, CO X, NH3 0 N2 4 और NO3 का भी -1, HNO3 से आप तोड़ लीजिए, NO3 माइनस करने के बाद मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सॉल्व किया जाए, x हो गया 2x, -1 -4 -6 0, तो x इक्वल आ रहा है +3। सब पहचान लीजिए पहले अच्छा से। ब्रिजिंग लिगेंड का नाम कोई है जो बता सकता है? इस ब्रिजिंग लिगेंड का नाम NH2 माइनस, ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिगेंड के नेम में लिखवाया गया है। नेगेटिव लिगेंड में एमिडो, NH2 माइनस को एमिडो कहते हैं और NO2 को तो आप जानते हैं नाइट्रो। तो ये जब लिगेंड आएगा इसके नेम के आगे म्यू लिखेंगे। अभी आप केवल इतना का नाम बताइए जितना जैसे इन सभी का नाम बोल रहे थे, इतना का नाम स्टार्ट किया जाए। बोलिए बोलिए, टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब ये दोनों में से वो पहले आएगा जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पहले आएगा, तो एमिडो आएगा कि नाइट्रो? एमिडो कि नाइट्रो? तो म्यू एमिडो, बोलिए म्यू नाइट्रो, ठीक है। अब इसको भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जैसा समझिए और बोलिए टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, और ये आ गया अलग स्पेस देकर नाइट्रेट। टेट्रा नाइट्रेट लिखना गलत, क्यों?
क्योंकि आईएएस में जो भी 2 बार 3 बार होता है उसके नाम के आगे डाई ट्राई इस्तेमाल। अगर आप लोग को वास्तव में समझ में आया है तो अब इस कंपाउंड का नाम फुल स्पीड में लिखवा कर दिखाई। टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3 म्यू एमीनो म्यू नाइट्रो टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3 स्पेस नाइट्रेट। कोई दिक्कत? तो जिसको लिखना है बोर्ड पर से एग्जाम्पल लिखेंगे। आप सुनिए करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, फिर गेस पेपर का और तब अपने बुक का सब एक जगह। अगर जो आंसर क्वेश्चन होगा आपको कुछ करना नहीं है, देख के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम का प्रैक्टिस करना है और जैसे जैसे आप लिखेंगे नेम बगल में वैसे वैसे हमारे द्वारा बताया गया रूल याद आएगा। तो प्रयास करिएगा कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। उसका फायदा क्या होगा? आज लिखने का क्या फायदा होगा कि सारा रूल हमारा बताया हुआ आपके दिमाग में चल रहा है और जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपके मेमोरी में सेव होता जाएगा। अगर 10 दिन बाद बनाएंगे तो पहले आपको 11 रूल याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो आप मतलब उसको बना पाएंगे। आज बनाने का फायदा क्या है कि आपको मेहनत नहीं लगेगी। Super 60 Optimum Science Classes by Rajesh Sir, IIT जी मेन प्लस एडवांस एंड मेडिकल के एग्जाम में 5 वर्षों से लगातार बेहतर रिजल्ट लाने के कारण सुपर 60 ऑप्टिमम साइंस क्लासेस रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना। मोबाइल नंबर 9431434546। सुपर 60 ऑप्टिमम साइंस क्लासेस बाय राजेश सर, IIT जी मेन प्लस एडवांस एंड मेडिकल के एग्जाम में 5 वर्षों से लगातार बेहतर रिजल्ट लाने के कारण सुपर 60 ऑप्टिमम साइंस क्लासेस रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना। मोबाइल नंबर 94